इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 29 ऑफ सी प्लस प्लस और जो टॉपिक है दैट इज सी प्लस प्लस कॉपी कंस्ट्रक्टर। सबसे पहले देखते हैं कि कॉपी कंस्ट्रक्टर होता क्या है। द कॉपी कंस्ट्रक्टर इज अ कंस्ट्रक्टर दैट क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट बाय इनिशियलाइजिंग इट विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास। कॉपी कंस्ट्रक्टर वो होता है कि यहाँ पे हम इसकी मदद से एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं, लेकिन उसको इनिशियलाइज करते हैं उसी क्लास के ऑब्जेक्ट से जो कि वो ऑब्जेक्ट पहले प्रीवियसली क्रिएट किया जा चुका है। तो उसी से बस उसको एक तरीके से कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है, उसकी जो भी इनिशियल वैल्यूज है वो दूसरे ऑब्जेक्ट में हमने कॉपी कर ली। नाउ द कॉपी कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू, कॉपी कंस्ट्रक्टर का रोल क्या होता है वो देखते हैं। बेसिकली 3 रोल्स है। पहला है इनिशियलाइज वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर ऑफ द सेम टाइप। सेम टाइप का दूसरा ऑब्जेक्ट है, मतलब उसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ, दूसरे ऑब्जेक्ट को हम बिल्कुल वैसे ही एग्जैक्टली इनिशियलाइज कर देंगे जैसे वो प्रीवियसली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट है। नाउ कॉपी एन ऑब्जेक्ट टू पास इट एज एन आर्ग्यूमेंट टू अ फंक्शन। कॉपी कंस्ट्रक्टर की मदद से हम एक ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हैं और उसको किसी फंक्शन में एज एन आर्ग्यूमेंट हम पास कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली फंक्शन में हम किसी वेरिएबल्स को पास कर रहे हैं, ऐसे पैरामीटर्स देखे होंगे हमने, या इंटीजर वैल्यूज, स्ट्रिंग, बट एक ऑब्जेक्ट को भी कॉपी की मदद से हम पास कर सकते हैं। नाउ कॉपी एन ऑब्जेक्ट टू रिटर्न इट फ्रॉम अ फंक्शन। एक ऑब्जेक्ट को कॉपी करना, कोई वैल्यू, मतलब उस ऑब्जेक्ट को एज अ वैल्यू रिटर्न कराना है किसी फंक्शन से, तब भी ये कॉपी कंस्ट्रक्टर काम आता है। नाउ लेट्स सी सम मोर पॉइंट्स। ये है, if a copy constructor is not defined in a class, the compiler itself defines one। यदि copy constructor class में नहीं defined है तो compiler अपनी तरफ से define कर देता है। If the class has pointer variables and has some dynamic memory allocations, then it must to have a copy constructor। यदि एक क्लास ऐसी, देखिए नॉर्मल वेरिएबल्स है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें हम कोई भी पॉइंटर वेरिएबल्स ले रहे हैं या फिर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट वहाँ यूज कर रहे हैं, देन कॉपी कंस्ट्रक्टर डेफिनेटली वहाँ पे होगा। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो उसी वक्त मेमोरी एलोकेट करना और फिर मेमोरी को रिलीज भी कर लेना जब उसका काम खत्म हो जाए। नाउ अब हम देखते हैं जनरल सिंटेक्स क्या है कॉपी कंस्ट्रक्टर का। सो लेट्स सी दैट सिंटेक्स है, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर इज शोन हियर। तो देखिए, जैसे क्लास का नेम कंस्ट्रक्टर है तो डेफिनेटली सेम क्लास का नेम तो यूज होगा ही होगा। फिर उसमें किस तरीके से हम पैरामीटर पास कर रहे, देखिए ये तो कांस्टेंट होगा और क्लास नेम का ही ऑब्जेक्ट की रेफरेंस को पास कर रहे हैं। एग्जैक्ट उस ऑब्जेक्ट को नहीं पास करें, उस क्लास नेम का ऑब्जेक्ट है और एज अ रेफरेंस पास कर रहे हैं। बाकी फिर यहाँ कंस्ट्रक्टर की जो भी बॉडी ऑफ कंस्ट्रक्टर है, जो भी कोड हम मेंशन करेंगे, सो हियर ओबीजे एम्परसेंड ओबीजे है ना, सो ये ऑब्जेक्ट नहीं, इट इज रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट। ये एम्परसेंड साइन जो होता है ये वाला, इट मीन्स रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस। ओबीजे इज अ रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट दैट इज बीइंग यूज्ड टू इनिशियलाइज अनदर ऑब्जेक्ट। इसी एम्परसेंड ओबीजे की मदद से हम दूसरे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं। सो लेट्स सी दैट एग्जाम्पल ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर देखते हैं हम। द फॉलोइंग एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ द कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये तो मैंडेटरी लिखना ही लिखना है। फिर एक लाइन नाम की हम क्लास बनाएंगे, उसमें ये हमने पब्लिक एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस जो भी हैं वो ये लिए हैं। एक गेट लेंथ नाम का मेथड लिया है और उसका रिटर्न क्या है, इंटीजर, और वॉइड, क्योंकि गेट लेंथ है तो हमें लेंथ को जस्ट एज एन आउटपुट देखना है, तो कोई भी पैरामीटर पास नहीं है। फिर यहाँ पे हम 3, आप देख सकते हैं, ये दोनों कंस्ट्रक्टर हैं और ये जो टिल्डे टिल्डे साइन होता है, ये टिल्डे लाइन, दिस इज योर डिस्ट्रक्टर। ठीक है, डिस्ट्रक्टर का नाम भी सेम होता है एग्जैक्टली क्लास के नेम का ही, बस टिल्डे लगा रहता है आगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये दोनों तो कंस्ट्रक्टर है, ये विद वन आर्ग्यूमेंट है, ये सिंपल कंस्ट्रक्टर है, इसमें इंटीजर लेंथ इस तरीके से पैरामीटर पास्ड है, और ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है, इसमें वही कॉन्स्ट करके लिखा है। फिर लाइन, क्योंकि इस क्लास का ऑब्जेक्ट हम पास करेंगे और इसकी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं, रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। ठीक है, देन प्राइवेट एक एट्रीब्यूट लेंगे वो, और ये जो प्राइवेट एट्रीब्यूट है
ये नॉर्मल एट्रीब्यूट नहीं, ये हम एक पॉइंटर वेरिएबल ले रहे हैं। ये किसकी तरफ पॉइंट करेगा? दिस इज पॉइंटिंग टू वट एवर, किसी इंटीजर की, ये इंटीजर की तरफ पॉइंट करता हुआ है, इसीलिए इंट पॉइंटर लिखा गया है। ये पॉइंट करता है एड्रेस की तरफ, ठीक है। तो वट एवर में कुछ भी हो सकता है, डाटा टाइप इंट, स्ट्रिंग, बट यहाँ पे क्योंकि इंट लिखा है तो ये पॉइंटर किस किस की तरफ पॉइंट कर रहा है? एक इंटीजर वेरिएबल के एड्रेस की तरफ। नाउ अब मेंबर फंक्शंस डेफिनेशंस, अब ये जो भी मेंबर फंक्शंस थे, गेट लेंथ, लाइन, ये इन तीनों को अब हम डिफाइन करेंगे। यहाँ पे तो डिक्लेयर कर दिए थे हमने क्लास में। नाउ लेट्स डिफाइन वन बाय वन। तो सबसे पहले ये पहला 1 पैरामीटर वाला जो कंस्ट्रक्टर है इसी को देखते, सिंपल कंस्ट्रक्टर जो है, मेंबर फंक्शंस डेफिनेशंस इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्टर। तो ये कंस्ट्रक्टर किस क्लास को बिलोंग कर रहा है? लाइन क्लास को। और ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हो गया, और फिर इसमें एज अ वेरिएबल हमने लेंथ को पास किया है। नाउ सी आउट क्या करेंगे? जब भी ये 1 पैरामीटर का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो क्या आउटपुट आ जाएगा आपका? नॉर्मल कंस्ट्रक्टर एलोकेटिंग पॉइंटर, ठीक है। फिर एंड एल मतलब आउटपुट अगला जो भी होगा वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। नाउ लेट्स सी अनदर एलोकेट। अब पॉइंटर है वो किस तरफ पॉइंट कर रहा है? उसको मेमोरी एलोकेट करते वक्त हम न्यू का काम करते हैं। देखिए मेमोरी एलोकेट जब करते हैं ना तो न्यू कीवर्ड का यूज होता है, और मेमोरी जब वापस लेनी होती है तो हम किसका यूज करते हैं? डिलीट का। ये कुछ कीवर्ड्स हैं, दे एग्जिस्ट इन C++, तो ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। नाउ पॉइंटर को एक इंट वेरिएबल के साइज का एक नया मेमोरी लोकेशन एलोकेट हुआ है, तो इसलिए न्यू लिखा गया है। और जब पॉइंटर में एग्जैक्ट वैल्यू क्या देनी, तो उसके लिए हम क्या यूज करते थे? स्टार पॉइंटर। पीटीआर हमेशा एड्रेस की तरफ पॉइंट कर रहा होता है, लेकिन उसकी तरफ ये डी रेफरेंस ऑपरेटर कहलाता है। जो स्टार है इस तरीके से ऊपर स्टार पीटीआर लिखेंगे, दैट मीन्स पॉइंटर में जो उस मेमोरी लोकेशन में क्या वैल्यू स्टोर्ड है एग्जैक्टली वो हमको मिल जाएगी। तो लेंथ जो भी हम पास करेंगे, देखिए यहाँ पे जो हमने इस कंस्ट्रक्टर में पास की एज अ पैरामीटर, जो भी वैल्यू इंटीजर की, वो किसको एलोकेट हो जाएगी? स्टार पॉइंटर को। मतलब अब वैल्यू वहां पे ये हो जाएगी, कोई भी वैल्यू हो वो रिप्लेस हो जाती है उस एड्रेस में। अब नेक्स्ट वाला कंस्ट्रक्टर कॉपी कंस्ट्रक्टर देखते हैं हम। तो ये भी इसको अब डिफाइन करेंगे। तो लाइन क्लास को बिलोंग कर रहा है, ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हो गया, ये हमारा कंस्ट्रक्टर कॉपी कंस्ट्रक्टर है। तो इसमें कॉन्स्ट, फिर क्लास नाम का हमें एक पैरामीटर पास करेंगे, इस क्लास का रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट लिया है हमने, ठीक है। नाउ सी आउट कॉपी कंस्ट्रक्टर एलोकेटिंग पॉइंटर। ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है, एलोकेटिंग पॉइंटर इस तरीके से जब भी ये कॉल होगा कॉपी कंस्ट्रक्टर, तो इस तरीके से हमें एज एन आउटपुट सबसे पहले आ जाएगा। अब पीटीआर, इसमें हम देखिए ये सिंपल कंस्ट्रक्टर था, कैसे पॉइंटर को हमने एलोकेट की लेंथ, ये वैल्यू। इसमें क्या होगा? ऐसे ही पॉइंटर को ये सेम पीटीआर में न्यू इंट, इसको नया एड्रेस मिल गया, न्यू मेमोरी। और स्टार पीटीआर में अब वैल्यू क्या रहेगी? जो भी इस ऑब्जेक्ट की थी, इस ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट करता हुआ जो भी पॉइंटर है, कॉपी दी वैल्यू ओबीजे डॉट पीटीआर। ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट जो एग्जिस्ट कर रहा है उसके पॉइंटर में जो वैल्यू है, इसलिए स्टार ओबीजे डॉट पीटीआर लिखते हैं। तो उस ऑब्जेक्ट की जो भी वैल्यू है वो कहाँ कॉपी हो जाएगी? स्टार पीटीआर में। नाउ ये तो मेमोरी एलोकेट हो गई कंस्ट्रक्टर के थ्रू। अब डिस्ट्रक्टर भी अपना रोल प्ले करेगा। जब भी पॉइंटर का काम खत्म हो जाएगा तो मेमोरी फ्री भी करनी है हमको, तो ये लाइन क्लास को बिलोंग कर रहा है, ये डिस्ट्रक्टर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ये चीज क्या हो गई? टिल्डे लाइन, मतलब टिल्डे का साइन मतलब ये एक डिस्ट्रक्टर है, और डिस्ट्रक्टर में कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते हैं, ना ही कोई पैरामीटर्स होते हैं, और ना ही उसका कोई रिटर्न टाइप होता है। सो ये वॉइड रहेगा। नाउ सी आउट, जब भी मेमोरी फ्री होगी देन इस तरीके से फ्रीइंग मेमोरी करके आ जाएगा, एंड देन एंड एल नेक्स्ट लाइन, और डिलीट पीटीआर। पीटीआर मतलब जो भी मेमोरी इसको एलोकेट हुई थी, यहाँ पे ये डिलीट हो गई। तो जब एलोकेट हो रही है मेमोरी तो न्यू कीवर्ड का यूज हो रहा है, और जब उससे मेमोरी ली जा रही है तो डिलीट का। तो कंस्ट्रक्टर के टाइम उसको मेमोरी एलोकेट हुई तो न्यू कीवर्ड का यूज किया हमने। डिस्ट्रक्टर के टाइम मेमोरी ले ली जा रही है उससे, नाम ही डिस्ट्रक्टर है, मतलब कोई चीज उस मेमोरी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, उस पॉइंटर को डिलीट किया जा रहा है, ठीक। मेमोरी तो डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो पॉइंटर जो पॉइंट कर रहा था उसको हटा दिया जाता है। नाउ अब जो हमारा गेट लेंथ वाला फंक्शन था, देखिए हमने दोनों कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर इन दोनों को तो हमने डिफाइन कर दिया। अब हम ये गेट लेंथ वाले मेथड को डिफाइन करते हैं।
तो इंट लाइन, ये गेट लेंथ का रिटर्न टाइप इंट था और ये लाइन क्लास को बिलोंग कर रहा है, ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हो गया, गेट लेंथ मेथड हो गया, वॉइड इसके पैरामीटर्स हैं। फिर ये पॉइंटर जिस भी वैल्यू को होल्ड कर रहा था, तो स्टार पीटीआर मतलब वो पॉइंटर जिस एड्रेस पे है और उधर जो एग्जैक्ट वैल्यू है तो वो हमको मिल जाएगी, वो रिटर्न वैल्यू आ जाएगी स्टार पीटीआर करके। फिर एक है डिस्प्ले करके, देखिए यहाँ पे हम एक फंक्शन ले रहे हैं, ये हो गया वॉइड डिस्प्ले, नॉर्मल फंक्शन ले लिया हमने। इसमें हम ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर हम ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं और किस क्लास को बिलोंग करता ऑब्जेक्ट है, ये लाइन क्लास को। तो सी आउट क्या होगा, लेंथ ऑफ लाइन होगा, ओबीजे वो ऑब्जेक्ट, फिर वो गेट लेंथ वाले उसको फंक्शन को कॉल करेगा तो ओबीजे डॉट गेट लेंथ, ठीक है। देन एंड लाइन, मेन फंक्शन फॉर द प्रोग्राम क्या होगा, देखिए अब देखिए मेन फंक्शन फॉर द प्रोग्राम इंट मेन, फिर लाइन, लाइन क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, एक पैरामीटर पास किया हमने 10, तो इसका मतलब कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये सिंपल वाला कंस्ट्रक्टर इंट लेन, ठीक है। फिर डिस्प्ले लाइन करेंगे तो क्या होगा, लेंथ ऑफ लाइन डॉट गेट लेंथ करेंगे तो डेफिनेटली ये स्टार पीटीआर है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई 10। तो ये हमको देखिए पहले तो सेम ये पैरामीटर कॉल हुआ है, ये एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया है, तो ये वाला फंक्शन कॉल हुआ, ये सिंपल कंस्ट्रक्टर। तो नॉर्मल कंस्ट्रक्टर एलोकेटिंग पीटीआर, तो देखिए सबसे पहले क्या आ गया आपका, व्हेन द अबव कोड इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड इट प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग रिजल्ट। सबसे पहला आया नॉर्मल कंस्ट्रक्टर एलोकेटिंग पॉइंटर, फिर इसके बाद कॉपी कंस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिकली जो है कंपाइलर इसको वो कर देगा, क्योंकि जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट, एक भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो उसकी कॉपी भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर जाएगी। सो देन नेक्स्ट क्या होगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर एलोकेटिंग पॉइंटर, क्योंकि साथ साथ ये कॉपी कंस्ट्रक्टर कंपाइलर क्या है इम्प्लिसिटली इसको रन कर देगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर एलोकेटिंग पीटीआर। तो कॉपी भी हो गई उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू, भले हम इस प्रोग्राम में उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं बट वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो गई, उसको हम कभी भी यूज़ करेंगे। और एक प्रोग्राम नेक्स्ट मैं शो करूँगी, उस प्रोग्राम में हम कॉपी कंस्ट्रक्टर को भी कैसे यूज़ करेंगे वो देखेंगे। इधर सिंपल है बट स्टिल कॉपी कंस्ट्रक्टर भी यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर एलोकेटिंग पीटीआर। फिर इसका डिस्प्ले मेथड हुआ, तो लेंथ ऑफ लाइन क्या हो गया, ओबीजे डॉट गेट लेंथ, तो लेंथ ऑफ लाइन क्या हो गई 10, ठीक है। तो क्योंकि 10 ही वैल्यू थी उसमें, क्योंकि पॉइंटर स्टार पीटीआर में क्या है आपका, यहाँ पे देखिए स्टार पीटीआर में न्यू इंट जो भी वैल्यू थी, फिर ये लेंथ जो हमने पास की यहाँ पे इंट लेंथ, तो इंट हमने क्या 10 वैल्यू पास की थी, तो ये 10 वैल्यू स्टार पीटीआर की तरफ है और स्टार पीटीआर वाली ही वैल्यू हमको ऑब्जेक्ट डॉट गेट लेंथ क्या रिटर्न कर रहा है, स्टार पीटीआर। तो ओबीजे डॉट गेट लेंथ में हमें स्टार पीटीआर मतलब 10 वैल्यू आ जाएगी, तो डिस्प्ले लाइन में क्या आ जाएगा 10। डिस्प्ले लाइन का मतलब हमने इस लाइन को, इस ऑब्जेक्ट को पास कर दिया है एज एन आर्ग्यूमेंट। तो इसके बाद क्या हुआ, कॉपी कंस्ट्रक्टर की जैसे ही प्रोग्राम एंड होगा तो आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर की मेमोरी भी रिलीज हो जाएगी। ये जो डिस्ट्रक्टर कॉल होगा ये दो चीज़ों को फ्री कर रहा होगा, एक तो नॉर्मल कंस्ट्रक्टर वाली चीज़ को और जो कॉपी हुई थी वैल्यू, तो दो मेमोरी फ्री हुई एक तरीके से, तो इसीलिए फ्रीइंग मेमोरी 2 बार आया इधर, क्लियर, ठीक है। ये जो फ्रीइंग मेमोरी डिस्ट्रक्टर वाले कोड था। सो ये तो हो गया नॉर्मल हमने जो पैरामीटर यूज़ किया। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से कॉपी कंस्ट्रक्टर की मदद से हम एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को दूसरे ऑब्जेक्ट में पास करते हैं। सो लेट्स सी दैट। नाउ कॉपी कंस्ट्रक्टर टू क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट। You can create a new object by using the existing object through the concept of a copy constructor. हमने देखा ही था कि एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है, उसकी कोई वैल्यू इनिशियलाइज्ड है, हम एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उस एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को लेते हुए, लेकिन उधर फिर किसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम, कॉपी कंस्ट्रक्टर का। सो इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल द कॉपी कंस्ट्रक्टर इज यूज टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट एज अ कॉपी ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, लेट अस सी द सेम एग्जाम्पल। जो प्रीवियस एग्जाम्पल हमने देखा उसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे कि किस तरीके से हम नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। सो लेट्स सी द सेम एग्जाम्पल बट विद अ स्मॉल चेंज टू क्रिएट अनदर ऑब्जेक्ट यूजिंग एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम टाइप। तो देखिए हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये लाइन क्लास है।
फिर ये इसके फंक्शंस हो गए, ये यही दो कंस्ट्रक्टर, सिंपल कंस्ट्रक्टर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर सेम प्रोग्राम है। ये डिस्ट्रक्टर हो गया, ये गेट लेंथ मेथड हो गया, इंट स्टार पीटीआर ये प्राइवेट एट्रीब्यूट हमने ले लिया है। फिर ये नॉर्मल जो कंस्ट्रक्टर है वो इस तरीके से हमने डिफाइन कर दिया, जैसे पहले एक्सप्लेन तो मैं कर ही चुकी हूँ उस प्रोग्राम में। नॉर्मल कंस्ट्रक्टर एलोकेटिंग पीटीआर, फिर ये इस तरीके से लेंथ जो है स्टार पीटीआर में वैल्यू चली गई। फिर हम कॉपी कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बना रहे हैं, तो इस तरीके से कॉपी कंस्ट्रक्टर एलोकेटिंग पीटीआर हो जाएगा। तो ओबीजे डॉट पीटीआर में जो भी वैल्यू है, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था उसकी वैल्यू डिट्टो स्टार पीटीआर में चली जाएगी। तो वैल्यू कॉपी हो गई एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट की। और ये डिस्ट्रक्टर हो गया, तो फ्रीइंग मेमोरी। अब देखिए ये, फिर ये गेट लेंथ मेथड हमने डिफाइन कर दिया, ये डिस्प्ले मेथड हो गया। अब मेन फंक्शन फॉर द प्रोग्राम इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे कि कैसे एक ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को हम दूसरे में यूज कर सकते बाय द हेल्प ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो लाइन 1 नाम का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया जो कि किस क्लास को बिलोंग करता है, लाइन क्लास को। और ये सिंगल जो एक आर्ग्यूमेंट हमने पास की इंट लेंथ वाले में, मतलब ये जो कंस्ट्रक्टर है आपका ये वाला नॉर्मल वाला, ये कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इंट लेंथ मतलब जो 10 वैल्यू है वो पास हो जाएगी यहाँ पे। नाउ अब हम एक लाइन 2 नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एंड लाइन 2 इक्वल टू लाइन 1, मतलब लाइन 1 की जो भी इनिशियलाइज्ड वैल्यूज थी वो किस में चली गई, लाइन 2 में। ये जो इक्वल टू साइन है ना, लाइन 2 इक्वल टू लाइन 1 हमने किया है, मतलब लाइन 1 की सारी चीजें कॉपी हो जाएंगी लाइन 2 में। बट यहाँ क्या कॉल हो रहा है एक्सक्लूसिवली, यहाँ पर इस जगह पर कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है ऑटोमेटिकली। तो आपको कौन सा कोड रन होगा, ये वाला। ठीक है, तो ओबीजे डॉट पीटीआर में जो भी वैल्यू मतलब 10 वैल्यू है, तो वो नए वाले ऑब्जेक्ट की भी इनिशियल वैल्यू 10 ही होगी। नाउ देखिए, लाइन 1 को डिस्प्ले करेंगे तो भी 10 है, और लाइन 2 मतलब सेकंड ऑब्जेक्ट को भी जब डिस्प्ले करेंगे तो उसकी भी लेंथ ऑफ लाइन, दोनों की गेट लेंथ में 10 ही वैल्यू आएगी। तो देखिए सबसे पहले नॉर्मल कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर, एक तो ऑटोमेटिक कॉल होना ही होना था, बट एक एक्सक्लूसिवली हमने जो इक्वल टू साइन लगाया इधर, एक इसके लिए कॉल हुआ। तो ये दोबारा से कॉपी कंस्ट्रक्टर एलोकेटिंग पीटीआर हो गया। फिर लेंथ ऑफ लाइन 10, लेंथ ऑफ लाइन मतलब इसके लिए डिस्प्ले लाइन 1, तो यहाँ पे 10। फिर ये लाइन 1 वाला ऑब्जेक्ट, इसका काम खत्म हो गया यहीं पे, तो डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट के लिए, तो फ्रीइंग मेमोरी। फिर लाइन 2 का नंबर आया, लाइन 2 का नंबर आके फिर से कॉपी कंस्ट्रक्टर एलोकेटिंग पीटीआर, ये बार बार जो है जब भी लाइन 2 का यूज हो रहा है, जब भी इसको देखिए एज एन आर्ग्यूमेंट भी हम पास कर रहे हैं ना लाइन 2 को, तो भी हमने क्या देखा था, वहां भी कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो इसलिए दोबारा से कॉपी कंस्ट्रक्टर एलोकेटिंग पीटीआर आया। देन लेंथ ऑफ लाइन मतलब लाइन 2 की लाइन क्या हो जाएगी, 10। ठीक है, लाइन 2 की लाइन 10। फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर, क्योंकि देखिए तो लाइन 2 जब उसका काम खत्म तो मेमोरी फ्री। 2 बार डिस्ट्रक्टर क्यों कॉल हुआ, क्योंकि 2 बार ये कॉपी कंस्ट्रक्टर खुद भी मतलब जो है कॉल हुआ था, इसीलिए इससे भी जो मेमोरी होल्ड हुई थी या न्यू, ये देखिए यहाँ पे जो न्यू क्रिएट हुआ था पॉइंटर इक्वल टू न्यू इंट, ये जो न्यू मेमोरी एलोकेट हुई थी इसको फ्री किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे मेमोरी फ्री हो गई। Now let's talk about implicit versus explicit copy constructors. So in C++ there are two types of copy constructors. C++ में two types के copy constructors होते हैं, implicit and explicit. Here we will discuss the differences between these two. अब implicit copy constructor और explicit क्या होता है? Implicit मतलब जो compiler अपनी तरफ से automatically जो कॉपी कंस्ट्रक्टर बना देता, बाई चांस नहीं भी अलाउ करेंगे तो भी एक कॉपी कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाता है जब भी हम इक्वल साइन का जैसे हमने यूज किया तो ऑटोमेटिकली, लेकिन वहां पे ना शैलो कॉपी बनती है उस ऑब्जेक्ट की, और जो हमारा एक्सप्लिसिट होगा वहां पे डीप कॉपी बनती है ऑब्जेक्ट की। सो यही कॉन्सेप्ट अब हम देखेंगे। तो इम्प्लिसिट कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होगा, इफ द यूजर डजंट डिफाइन देयर ओन कॉपी कंस्ट्रक्टर then the compiler automatically provides an implicit copy constructor. वो अपनी तरफ से एक कॉपी प्रोवाइड कर देता है, तो उसको implicit copy constructor कहते हैं।
इट परफॉर्म्स अ शैलो कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट की एक शैलो कॉपी बना देता है, विच मीन्स दैट इट कॉपीज द वैल्यूज ऑफ ईच मेंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द न्यू ऑब्जेक्ट। वो हर मेंबर ऑफ ऑब्जेक्ट उसकी कॉपी क्रिएट कर देता है और एक नए ऑब्जेक्ट को एलोकेट कर देता है वो ऑटोमेटिक। एटलीस्ट कॉपी क्रिएट हो जाती, बाकी तो देखिए ये एक एक चीज जो है विद कोड समझ आएगी, बट एक बार कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स भी मेंशन है वो भी हम देख लेते हैं। व्हेन इज द इम्प्लिसिट कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड? एक इम्प्लिसिट कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल कब होता है? इन तीन केसेस में। जब व्हेन अ यूजर पासेस एन ऑब्जेक्ट बाय वैल्यू टू अ फंक्शन, जब ऑब्जेक्ट को मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम पास कर रहे हैं फंक्शन में, तो ये इम्प्लिसिट कॉपी कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। या हम एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहे हैं एक फंक्शन से, एज अ रिटर्न वैल्यू वो प्रोवाइड कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को, व्हेन द यूजर रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट बाय वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन। फिर व्हेन द यूजर इनिशियल, वो जो इक्वल टू करके नहीं, लाइन 1 इक्वल टू लाइन 2 था, मतलब एक ऑब्जेक्ट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसकी मदद से दूसरे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर रहे होते हैं। व्हेन द यूजर इनिशियलाइजेज एन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम टाइप, तो कॉपी इनिशियलाइजेशन मतलब वो इनिशियल वैल्यूज एक ऑब्जेक्ट के दूसरे में कॉपी हो रही है। तो इन तीनों केसेस में इम्प्लिसिट कॉपी कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सप्लिसिट कॉपी कंस्ट्रक्टर, जिसको कि यूजर डिफाइंड कॉपी कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं, क्योंकि ये एक्सप्लिसिटली डिफाइन किया जाता है बाय द यूजर। इट इज द यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, दिस गिव्स यू एक्सेस टू कस्टमाइज द कॉपी बिहेवियर लाइक क्रिएटिंग अ डीप कॉपी इंस्टेड ऑफ द डिफॉल्ट शैलो कॉपी। यहाँ पे डीप कॉपी क्रिएट होती है बजाय शैलो कॉपी के, जो कि कंपाइलर क्रिएट करता है बाय डिफॉल्ट, यूजर नहीं भी बाय चांस क्रिएट करे तो। अब एक एग्जांपल देखते हैं ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर। हियर इज द एग्जांपल फॉर बोथ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉपी कंस्ट्रक्टर्स इन C++। तो दोनों देखते हैं क्या है। तो हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिर माई क्लास नाम की हमने क्लास बनाई, उसमें प्राइवेट एट्रीब्यूट है वैल्यू, पब्लिक एट्रीब्यूट है माई क्लास, एक कंस्ट्रक्टर हमने लिया है माई क्लास नाम का, उसमें एक पैरामीटर पास करेंगे इंट वी। तो ये भी तरीका होता है ना इनिशियलाइज करने का, तो वैल्यू को कौन सी वैल्यू पास कर दी? वी। और भी 2-3 एट्रीब्यूट्स होते तो हम कॉमा करके इस तरीके से पास कर सकते हैं, ये कोलोन का साइन यूज करके। तो ये हमने सिंपल तरीके से कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर दिया। ये भी तरीका होता है इनिशियलाइज करने का वैल्यूज को। ये नॉर्मल कंस्ट्रक्टर हो गया। अब एक्सप्लिसिट कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होगा? माई क्लास, फिर कॉन्स्ट माई क्लास एज एन एम्परसेंड, हम अदर मतलब इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट की रेफरेंस पास करें, अदर इसी क्लास का ऑब्जेक्ट है कोई, तो एम्परसेंड अदर हो गया। या इस तरीके से भी लिख सकते हैं माई क्लास एम्परसेंड करके, और अदर तरीका थोड़ा अलग रहता है। फिर यही सेमी कॉलन, तो ये अदर की जो वैल्यू होगी वो किसको असाइन हो जाएगी? वैल्यू को। तो अदर में मतलब उस ऑब्जेक्ट में जो भी वैल्यू है वो नए वाले ऑब्जेक्ट की वैल्यू में आ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक्सप्लिसिट कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। फिर एंड एल नेक्स्ट लाइन, फिर वॉइड डिस्प्ले नाम का फंक्शन है, फिर कॉन्स्ट वैल्यू सी आउट वैल्यू, जो भी वैल्यू में होगा दैट विल बी डिस्प्लेड। नाउ अब एक प्रोसेस वैल्यू करके हमने एक फंक्शन लिया है, उसका रिटर्न टाइप वॉइड है, लेकिन उसमें एज अ वैल्यू हमने ऑब्जेक्ट को पास किया है, और माई क्लास नाम की ये क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को इधर हम कैसे पास कर रहे हैं? एज अ रेफरेंस नहीं पास कर रहे, एम्परसेंड वगैरह नहीं, इसी को कहते हैं कि ऑब्जेक्ट को एज अ वैल्यू हमने पास किया। तो ऐसे केस में हमने क्या देखा था? ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिट कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। फिर ओबीजे डॉट इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को डिस्प्ले कराना है, तो डॉट डिस्प्ले वाला जो है मेथड हमने कॉल कर लिया, ये रहा ओबीजे डॉट डिस्प्ले कॉल हो जाएगा। फिर इंट मेन, फिर वहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 नाम का एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया, माई क्लास को बिलोंग करता है ये, और इसमें एक पैरामीटर हमने पास किया 10, तो नॉर्मल कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। तो obj1 10 मतलब आप देखिए ये वाला कॉल हो गया, ये नॉर्मल कंस्ट्रक्टर 10 है, तो ये 10 वाली वैल्यू किसको एलोकेट हो गई? वैल्यू को। तो यहाँ पे 10 हो गया। तो देखिए when the above code is compiled and executed it produces the following result। देखिए सबसे पहले तो जब भी हमने वैल्यू एलोकेट की तो ऑटोमेटिकली आपका नेक्स्ट लाइन वैल्यू एलोकेट होने के बाद ये एक्सप्लिसिट कॉपी कंस्ट्रक्टर डिफाइंड है, तो यहाँ पे एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। उसके बाद माई क्लास obj2, एक ऑब्जेक्ट 2 हमने क्रिएट किया,
उसमें ऑब्जेक्ट 1 की ही वैल्यूज इनिशियलाइज हो जाएंगे, मतलब ऑब्जेक्ट 1 में वैल्यू 10 है तो ऑब्जेक्ट 2 की भी वही होगी। तो जब ये इक्वल टू साइन आया तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, एक्सप्लिसिट कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। मतलब कौन सा कंस्ट्रक्टर हुआ, ये वाला कंस्ट्रक्टर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड। एंड फिर हम ओबीजे 1 को डिस्प्ले कराएंगे और फिर ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यूज को डिस्प्ले कराएंगे। फिर प्रोसेस वैल्यू, और प्रोसेस वैल्यू में हमने ऑब्जेक्ट 1 को एज अ पैरामीटर पास कर दिया है, डायरेक्ट इसकी वैल्यू। तो ऑब्जेक्ट 1 में जो भी वैल्यू है वो डिस्प्ले होगी ओबीजे डॉट डिस्प्ले। तो यहाँ पे भी जब एज अ वैल्यू किसी ऑब्जेक्ट को पास कर रहे तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल, ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा, इम्प्लिसिट कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो इम्प्लिसिट कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा। सबसे पहले ये इक्वल टू जब किया हमने तो क्या हुआ, देखिए इम्प्लिसिट वाले में तो अलग से लिखा हुआ सी आउट नहीं आएगा, बट क्योंकि यूजर डिफाइंड है तो हमने इधर एज एन आउटपुट बोला है कि जब भी एक्सप्लिसिट कॉल होगा तो हमें ये चाहिए। तो जैसे ही इक्वल टू यहाँ बना तो ऑटोमेटिकली आपका एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो उससे रिलेटेड यहाँ पे आ गया। फिर ओबीजे 1 के डिस्प्ले, ओबीजे 2 डॉट डिस्प्ले, दोनों की वैल्यू 10 आएगी, ठीक है, इसलिए दोनों 10 आ गई। और फिर से यहाँ पे देखिए प्रोसेस वैल्यू ओबीजे 1, तो ओबीजे डॉट डिस्प्ले होगा क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट 1 को, इधर इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है तो यहाँ पे ये इसकी जरूरत नहीं है, आप ये सेंटेंस हटा सकते हैं क्योंकि यहाँ एक्सप्लिसिट नहीं हो रहा है, यहाँ पे इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, ठीक है। ये देखिए ओबीजे 2 डॉट डिस्प्ले जब हमने किया था, देखिए यहाँ पे जो एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर वाली आ रही है, ये क्यों आई है लाइन वो हम समझते हैं। जब ओबीजे 2 डॉट डिस्प्ले किया हमने तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो है ओबीजे 2 डॉट डिस्प्ले के टाइम फिर से ये इस तरीके से वैल्यू कॉल होगी, तो आपकी जो भी कॉपी कंस्ट्रक्टर वाला कॉन्सेप्ट था वही था, लेकिन ये लाइन इट इज नॉट दैट नेसेसरी। फिर वैल्यू 10, प्रोसेस वैल्यू मतलब इसमें भी ओबीजे को डिस्प्ले करा रहे हैं हम ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू को, तो ये 10 आ जाएगी, ठीक है। दिस लाइन इज नॉट नेसेसरी यहाँ क्योंकि एक्सप्लिसिट नहीं, यहाँ इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। नाउ रूल ऑफ 3 और 5 हम देखते हैं। रूल ऑफ 3 और 5, द रूल ऑफ 3 एंड रूल ऑफ 5 सजेस्ट व्हाइल डिफाइनिंग अ कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर को कैसे डिफाइन करते थे, क्लास का नाम होता था, फिर कॉन्स्ट करके क्लास नेम, फिर एम्परसेंड लिखते थे हम, फिर एज एन ऑब्जेक्ट, सपोज अदर है उस ऑब्जेक्ट का नाम, उस ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर पास किया। यू शुड ऑल्सो डिफाइन, ये तो देखिए दोनों ना सेम रिपीटेड लाइन है तो इसको एक को इग्नोर कर दीजिए आप, ठीक है, ये दोनों सेम ही लाइन है तो इसके जस्ट नेक्स्ट बाद आएगा यू शुड ऑल्सो डिफाइन। ये दोनों रूल्स डिफाइन करने होते हैं, रूल ऑफ 3 एंड रूल ऑफ 5। जब भी हम कॉपी कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे तो यू शुड ऑल्सो डिफाइन। ये रूल ऑफ 3 का मतलब क्या होता है, एक डिस्ट्रक्टर टिल्डे साइन और क्लास का नाम और कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं, तो ये तो डिस्ट्रक्टर हो गया, और एक असाइनमेंट ऑपरेटर, ये रूल ऑफ 3 है, कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसमें हम कॉपी क्रिएट करते थे, क्लास नेम एम्परसेंड, जो भी ऑपरेटर है इक्वल टू कॉन्स्ट क्लास नेम एम्परसेंड अदर टू एंश्योर दैट मेमोरी इज करेक्टली मैनेज्ड। इस तरीके से मेमोरी करेक्टली मैनेज हो जाएगी, कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर है ये। एंड फिर रूल ऑफ 5 में मूव कंस्ट्रक्टर, उसमें क्लास नेम फिर डबल एम्परसेंड अदर, और मूव असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, क्लास नेम एम्परसेंड ऑपरेटर इक्वल टू, सेम चीज होगी बस एम्परसेंड की बजाय डबल एम्परसेंड लिख देना है। ये जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग है, इस पे बहुत ज्यादा डेप्थ में आपको नहीं जाना, जस्ट याद रखिए कभी पूछा जाए रूल ऑफ 3 एंड 5 तो वो बस इतनी सी चीज है। यहाँ मूव कंस्ट्रक्टर मूव असाइनमेंट ऑपरेटर है, यहाँ डिस्ट्रक्टर है और कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर है। नाउ दीज स्पेशल मेंबर फंक्शंस आर नेसेसरी। इसका वर्क सिर्फ कहाँ आता है इन रूल्स का, प्रॉपर मेमोरी मैनेजमेंट के लिए। Now these special member functions are necessary for the proper management of dynamic memory and other resources like file handling or network connections in a class. Now deep copy और shallow copy क्या होता है, हमने क्या देखा, shallow copy create होती है जब automatically compiler create कर रहा होता है एक copy constructor को, और deep copy कब create हो रही थी, जब user defined copy constructor यूज हो रहा था प्रोग्राम में। नाउ इन C++, deep copy and shallow copy are different ways of copying objects and
दे आर इम्पॉर्टेंट व्हेन अ क्लास इन्वॉल्व्स डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट के केस में दिस इज इम्पॉर्टेंट। नाउ शैलो कॉपी क्या होती है वो हम देखते हैं। इट अकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कॉपीड इन सच अ वे दैट बोथ ओरिजिनल एंड कॉपीड ऑब्जेक्ट्स शेयर द सेम रिसोर्सेज। ये तब होता है जब बोथ ओरिजिनल और जो उसकी कॉपी क्रिएट हुई है दोनों सेम ही रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं। दिस मीन्स दैट द कॉपी कंस्ट्रक्टर और कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर सिंपली कॉपीज द वैल्यू ऑफ डाटा मेंबर्स। वो सिर्फ उसकी वैल्यू को कॉपी कर रहा होता है। जैसे पॉइंटर्स के केस में उसको नई मेमोरी एलोकेट नहीं होती, बस वो वैल्यू कॉपी हो जाती है विदाउट एलोकेटिंग न्यू मेमोरी और मेकिंग इंडिपेंडेंट कॉपीज ऑफ द रिसोर्सेज की कॉपी नहीं होगी, बस वो जो वैल्यू है वो कॉपी हो जा रही है। और डीप कॉपी में एक्चुअल में नई मेमोरी भी एलोकेट हो जा रही है। तो जैसे देखिए हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिर माई क्लास नाम की क्लास है, प्राइवेट एट्रीब्यूट वही एक पॉइंटर टाइप है, इंट डाटा पॉइंटर टू एन इंटीजर है। डाटा नाम का पॉइंटर हमने लिया है, वो किस तरफ पॉइंट कर रहा है, इंटीजर की तरफ। फिर कंस्ट्रक्टर माई क्लास नाम का, उसमें एक वैल्यू पास की। फिर डाटा में न्यू मेमोरी एलोकेट होगी, ये जो पॉइंटर पॉइंट करेगा जिस भी वैल्यू की तरफ, तो न्यू मेमोरी एलोकेट हुई इंट टाइप की, और उसमें जो भी वैल्यू है वो एलोकेट हो जाएगी, एलोकेट मेमोरी। ठीक है, ये वैल्यू जो है ये किसको एलोकेट हो गई, ये डाटा इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, इंटीजर इस वैल्यू को जो मेमोरी एलोकेट होगी तो ये पॉइंटर उसकी तरफ पॉइंट कर रहा है। ठीक है, नाउ शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या होगा, माई क्लास कॉन्स्ट माई क्लास एम्परसेंड अदर एंड डाटा इक्वल टू, ये कॉपी पॉइंटर ओनली है, मतलब उस वैल्यू को अदर में डॉट डाटा, ये पॉइंटर कॉपी हो गया एक तरीके से। अदर का डाटा जिस तरफ पॉइंट कर रहा है तो ये डाटा भी वहीं पॉइंट करेगा सेम मेमोरी लोकेशन की तरफ। ठीक है, वैल्यू मतलब दोनों की सेम ही होगी। ये शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर, दोनों पॉइंटर्स अदर का डाटा और डाटा, ये दो पॉइंटर्स है सपोज, तो दोनों किस तरफ पॉइंट कर रहे होंगे, उस मेमोरी लोकेशन की तरफ, सेम ही मेमोरी लोकेशन जहाँ पे वैल्यू जो भी स्टोर्ड है। और डिस्ट्रक्टर कॉल होगा तो टिल्डे माई क्लास, फिर डिलीट डाटा, मतलब उस पॉइंटर को हमने रिलीज कर दिया, फ्री दी मेमोरी। फिर डिस्प्ले दी वैल्यू के लिए वॉइड शो डाटा, फिर कॉन्स्ट सी आउट डाटा और स्टार डाटा। पॉइंटर मतलब डाटा तो सिर्फ एड्रेस की तरफ पॉइंट कर रहा था, एक पॉइंटर है तो स्टार डाटा कर देंगे तो एग्जैक्टली जो वैल्यू है वो हमको मिल जाएगी। देन एंड एल का मतलब होता है अगला आउटपुट नेक्स्ट लाइन में आएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेन फंक्शन। सो यहाँ पे क्या होगा, मेन फंक्शन कॉल होगा एंड माई क्लास नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने obj1, उसमें हमने एज अ पैरामीटर वैल्यू पास कर दी एज एन आर्ग्यूमेंट 42। तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, तो 42 जो वैल्यू हमने पास की देखिए, तो ये इधर इस तरीके से, तो डाटा वो जो पॉइंटर है डाटा पॉइंटर वो कौन सी वैल्यू की तरफ पॉइंट करेगा, जहाँ पे उस एड्रेस की तरफ पॉइंट करेगा जहाँ ये 42 वैल्यू स्टोर्ड है। फिर obj2 इक्वल टू obj1, तो यूज शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर, यहाँ कॉपी हुई हैं वैल्यूज, फिर दोनों का डाटा शो होगा, शो डाटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 42 ही शो होगा दोनों में। तो ये देखिए 42 अब फ्री हो जाएगा। व्हेन द अबव कोड इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड इट प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग रिजल्ट, क्योंकि देखिए दोनों पॉइंटर्स सेम ही उसकी तरफ पॉइंट कर रहे थे, तो फ्री इस तरीके से आपका आउटपुट आएगा, डबल फ्री डिटैच्ड इन टी कैशे 2, क्योंकि दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन की तरफ पॉइंट कर रहे थे तो ऐसा कुछ लिख के आएगा। तो ये जो शैलो कॉपी डीप कॉपी का कॉन्सेप्ट है ना, मेमोरी से रिलेटेड है, तो सही से यहाँ मेमोरी मैनेज नहीं हुई है। दो बार अजीब सा देखिए फ्री किया गया, किसको फ्री करना है, बट डीप कॉपी में एक्सक्लूसिवली मेमोरी एलोकेट होती है और एक्सक्लूसिवली उसको अच्छे से रिलीज किया जाता है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता यहाँ पे सही मेमोरी मैनेजमेंट होता है। It occurs when an object is copied by allocating new memory for its own copy of the resources। जो उसकी कॉपी जो वैल्यू एलोकेट होगी तो उसकी जो नई कॉपी जनरेट हुई है उस ऑब्जेक्ट की, उसको भी अलग से मेमोरी भी एलोकेट होती है नई, मेकिंग श्योर दैट द ओरिजिनल एंड कॉपीड ऑब्जेक्ट इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट। अब वैल्यू भी कॉपी हो गए, दोनों इंडिपेंडेंट भी हो गए। तो ये डबल फ्री एरर करके, या ये डैंगलिंग पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट था, तो ये वाली चीज नहीं आएगी। जैसे यहाँ डबल फ्री डिटैच्ड आया ना, डैंगलिंग पॉइंटर्स कहते हैं इसको, कि सेम ही मेमोरी लोकेशन की तरफ
पॉइंट करा, और समटाइम्स क्या होता है एक रिलीज हो गया, दूसरा अभी भी एलोकेटेड है उस लोकेशन पे, तो वहां डेंगलिंग पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो ये डबल फ्री एरर से डेंगलिंग पॉइंटर्स वाली चीज अवॉइड हो जाती, किसके केस में, डीप कॉपी के केस में। तो इसका कोड क्या होगा, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। माई क्लास नाम की हमने क्लास बनाई, प्राइवेट एट्रीब्यूट लिया, एक पॉइंटर लिया इंटीजर की तरफ पॉइंट करता हुआ, पब्लिक, फिर कंस्ट्रक्टर है, डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करनी है हमने और वैल्यू भी इनिशियलाइज। तो कैसे करेंगे, माई क्लास इंट वैल्यू, और डाटा को क्या नई मेमोरी एलोकेट हुई और इंटीजर टाइप की, और जो वैल्यू इधर स्टोर्ड है तो वहां पे ये पॉइंटर उस एड्रेस की तरफ पॉइंट करेगा। डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं अब हम। एलोकेट्स हमने पिछले प्रोग्राम में शैलो कॉपी देखा था, अब हम डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर देखते हैं। तो डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर में एलोकेट्स न्यू मेमोरी एंड कॉपीज द वैल्यू। इसमें क्या होगा, वही माई क्लास नाम का हमने कंस्ट्रक्टर लिया, कॉन्स्ट माई क्लास एम्परसेंड अदर, इस तरीके से पैरामीटर्स पास होंगे। नाउ डाटा किसकी तरफ पॉइंट करेगा, इसमें बिल्कुल नई मेमोरी एलोकेट हो गई, इंटीजर टाइप, और जो अदर डॉट डाटा है, वैल्यू तो दोनों की कॉपीड है तो सेम ही है, लेकिन ये वैल्यू की तरफ पॉइंट करता हुआ नई जो वैल्यू है, मतलब उस एड्रेस, एक नया एड्रेस उसको एलोकेट हो जाएगा न्यू से। तो दोनों अब बिल्कुल सेपरेट की तरह काम कर सकते हैं। डिस्ट्रक्टर टू क्लीन अप मेमोरी में टिल्डे माई क्लास डिलीट डाटा, हमने डाटा को, इस पॉइंटर को रिलीज कर दिया, तो अदर डॉट डाटा अभी भी है, उसके पास अलग मेमोरी लोकेशन है, ठीक है। डाटा वाला पॉइंटर रिलीज हो गया लेकिन अदर डॉट डाटा वाला अभी भी है। अब वैल्यू यदि हमें डिस्प्ले करनी है तो शो डाटा, फिर कॉन्स्ट सी आउट डाटा, फिर स्टार डाटा, जो भी वैल्यू है उस पॉइंटर पे। तो स्टार डाटा से क्या होता है, पॉइंटर की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है कि वो उस मेमोरी लोकेशन पे क्या वैल्यू है। इंट मेन, फिर माई क्लास नाम का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसमें पैरामीटर 42, तो क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, फिर इक्वल टू, दोनों कॉपी को हमने, मतलब ऑब्जेक्ट 2 में ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू को कॉपी कर दिया और मेमोरी भी नहीं एलोकेट हो गई। तो पिछले केस में शैलो वाली कॉपी क्रिएट हुई थी, यहाँ पे यूज डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर, क्योंकि हमने अलग से कॉपी कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है यूजर डिफाइंड, तो यहाँ डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज होगा। फिर obj1 डॉट शो डाटा, डिस्प्ले डाटा फ्रॉम ऑब्जेक्ट 1 एंड देन शो डाटा, ये ऑब्जेक्ट 2 का डाटा होगा, ठीक है। और यहाँ अलग से मेमोरी रिलीज होंगी दोनों की, वो डेंगलिंग पॉइंटर वाला या फ्री डबल मेमोरी वो वाली चीज नहीं होगी। देखिए यहाँ पे व्हेन द अबव कोड इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड, तो ये रिजल्ट आएगा दोनों में डाटा। एंड जब मेमोरी, अभी तो डिस्ट्रक्टर का, हाँ डिलीट डाटा, यदि हम यहाँ लिखते फ्रीइंग मेमोरी सी आउट करके तो हमको अलग से ये मेमोरी रिलीज हो जाती, बट हमने ऐसा कोई आउटपुट नहीं दिया। बट इनमें बस कॉन्सेप्ट मेमोरी रिलेटेड है, आउटपुट भले दोनों में सेम दिख सकता है, पर किस तरीके से मेमोरी एलोकेट हो रही है और रिलीज हो रही है उस पर फर्क पड़ता है दोनों शैलो कॉपी और डीप कॉपी पे। तो इस चैप्टर में इतना ही था, एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं हम कंप्लीट। सो सी प्लस प्लस चैप्टर 29 में हमने स्टडी किया रिगार्डिंग सी प्लस प्लस कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है, उसका जनरल सिंटैक्स, उसके एग्जाम्पल्स देखे हमने। देन हमने देखा कि कैसे कॉपी कंस्ट्रक्टर की मदद से हम नए ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं और इनिशियलाइज करते हैं इसमें वैल्यूज, पुराने ऑलरेडी क्रिएटेड ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को। तो उसके कुछ प्रोग्राम्स देखे। फिर इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉपी कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। देन रूल ऑफ 3-5 देखा। देन डीप कॉपी और शैलो कॉपी क्या होता है, उसके प्रोग्राम्स देखे दोनों के अलग अलग से, शैलो कॉपी का अलग, डीप कॉपी का अलग। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।